हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम युक्ति पब्लिकेशन की बुक से वन लाइनर क्वेश्चन यानी टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास में 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पहला टॉपिक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा था वैदिक सभ्यता, तीसरा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, चौथा महाजनपद काल, पांचवा मौर्य काल, छठवां मौर्योत्तर काल। उसके बाद में हमने सातवां और आठवां यानी संगम काल और गुप्त काल जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम इसमें 9वां टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा गुप्त उत्तर काल। ठीक है, और इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और वो 10वां टॉपिक रहेगा, जिसमें हम जितने भी हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं उन सभी के हम जो है मिक्स प्रश्न पढ़ेंगे, यानी विविध क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो हर्षवर्धन था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो चीनी यात्री हैंसांग आया था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था, हराया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। बाण भट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के जो है राज दरबारी कवि थे। आपको ध्यान रखना है। हैंसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था, तो आपको ध्यान रखना है, हैंसांग भारत में लगभग 14 वर्ष तक रहा था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि कुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है और 4 स्थानों पर लगता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है प्रश्न पहले पेपर में। आगे देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण जो है शहर था। हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी, तो हर्षवर्धन की आत्मकथा बाण भट्ट ने लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे हर्षचरित के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे जो किया करता था, तो ये प्रयाग में। ठीक है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ठीक है, अपना राज्याभिषेक हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में अपने जो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। हैंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो ये मथुरा था। कवि बाण भट्ट निवासी था, तो आपको ध्यान रखना है, कवि बाण भट्ट जो थे वो थानेश्वर के निवासी थे। नागानंद का रचनाकार कौन था, तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो कन्नौज में और प्रयाग में। ठीक है, यहाँ पर 2 धार्मिक महासम्मेलनों का आयोजन किया था। आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शका नाटकों के नाटककार कौन थे, तो ये हर्षवर्धन ही थे। ये आपको ध्यान रखना है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने ही हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, आज भी भारत में हैंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो हैंसांग ने, आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने एक जो है किताब लिखी थी, उसका नाम था सी यू की। ठीक है, इसकी रचना की थी, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। हैंसांग ने किसे शीलादित्य कहा है, तो हैंसांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था, तो ये हर्षवर्धन ने ही किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो बंगाल का शासक शशांक नाम था इसका, तो ये हर्षवर्धन के समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो ये संस्कृत का महान और विद्वान लेखक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन, हर्षवर्धन।
हर्षचरित मैंने अभी आपको बताया था कि हर्षचरित किसने लिखी थी, तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसका तुल्य वर्ष 634 ईस्वी है। ठीक है, क्योंकि इसमें 78 वर्ष जोड़ दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित हैं, तो यह ईस्वी सन में बदलने के लिए इसमें 78 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं, तो ये कलहड़ की पुस्तक में निहित हैं, आपको ध्यान रखना है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ये कन्नौज में स्थानांतरित की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये प्रयागराज में किया था। ठीक है, प्रयाग में, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था, तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये रेशम के लिए किया गया है, आपको ध्यान रखना है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो ये यूनत्तु। ठीक है, यूनत्तु के नाम से करते हैं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो ये मुसलमान थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था, तो ये एक मुसलमान ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था, तो ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म केरल में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि पहले उनका नाम आदि शंकर था और बाद में उनका नाम शंकराचार्य हुआ था। ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो जोशी मठ, दूसरा द्वारका, तीसरा पुरी और चौथा श्रृंगेरी में। ठीक है, ये 4 मठ आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, जैसे कि आपको बताया था कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये 10वां टॉपिक है, जिसमें हम जो विविध प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, सभी मिक्स प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मेगस्थनीज आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, उसी ने इसे भेजा था। शून्य की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। महापाषाण संस्कृति, जिसका टाइम पीरियड दे रखा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। ठीक है, इन्हें बोला जाता है कब्र। ठीक है, तभी की बात चल रही है ये। आगे देखेंगे। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो पंचतंत्र पुस्तक का किया गया है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है पंचतंत्र की रचना की थी वो विष्णु शर्मा ने की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। न्यूमिस्मेटिक, देखो न्यूमिस्मेटिक ये इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है जहां सिक्कों का संग्रह किया जाता है, जहां सिक्कों को ढाला जाता है। तो ये पूछा है कि ये क्या है, तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो ये ध्यान रखना है नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो भरत मुनि ने की थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इतिहास के पिता आपको ध्यान रखना है, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। ठीक है, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है, काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सिंधु और झेलम, ये 2 नदियों के बीच जो है बसा हुआ है तक्षशिला शहर। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो आपको ध्यान रखना है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है इसका नाम ध्यान रखना है चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो ये शिकार किया करते थे ये लोग। ठीक है, ये मनोरंजन जो करते थे तो शिकार करते थे। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो ताम्र पाषाणिक युग है उसे जो है चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वपन वासव दत्ता के लेखक कौन है, तो ये इनका नाम है भास। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तर्क शास्त्र के लिए जो है यहाँ पे ये प्रसिद्ध था। ठीक है, कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय।
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद पानो, ठीक है, मिलिंद पानो ये ग्रंथ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, ठीक है, इसमें जो व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आपसे ये पूछा गया है कि जो आधुनिक मानव है उसके जो हाल ही का जो पूर्वज है उसका नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये अरिकमेडु, जो है अरिकमेडु स्थान पुरास्थल है, जो है यहाँ से प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। आधुनिक जो देवनागरी लिपि है तो उसका प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। पहले इसका नाम ब्राह्मी लिपि था, अब वो देवनागरी लिपि जो है हो गई है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो चावल, जिसे जौ बोलते थे, ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो ये रुद्र दामन के अभिलेख में मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोर्डुके, ठीक है, पोर्डुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो ये अरिकमेडु, ठीक है, अरिकमेडु, ये आपको ध्यान रखना है। देखेंगे, ताम्राश्म बोलते हैं ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर कहां पड़ता है, इधर, और दक्षिण नीचे। तो इस तरीके से दफनाते थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे दफनाते थे, ठीक। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं जो है मिलती हैं भीमबेटका में। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ये खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। मालती माधव के लेखक कौन थे। तो ये बहुभूति थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है। तो विशाख दत्त ने लिखी है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और खजुराहो कहाँ पड़ता है, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। आबू का जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था, किससे बना हुआ है, ये पूछा गया आपसे। तो ये संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, आबू का जैन मंदिर। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये शैव धर्म के लिए बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो ये राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है। तो ये औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो ये उड़ीसा में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। किस मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसी को, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसी को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। दोनों इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और आगे हम मध्यकालीन भारत की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और आप अपने जो जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं आप उनका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और हम इसी प्रकार मध्यकालीन भारत की भी टॉपिक वाइज सभी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।